स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों जिन लोगों ने कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में फॉर्म भरा है, ठीक है, उन दोस्तों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि उसकी एग्ज़ाम की डेट जो है वो कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज कर दी गई है। उसकी जो डेट आई है 28 और 29 फरवरी रखा गया है और उसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है वो लखनऊ में होगा और आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पे जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और जाके अपना एग्जाम सेंटर दे के वहाँ पे एग्जाम दीजिए। तो दोस्तों पैरामेडिकल का जिन बच्चों ने पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि पैरामेडिकल के एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। उस पर आज हमारा वीडियो होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है। हम समझेंगे कि जो एग्जाम होगा उसमें किस तरीके से आने वाला है ताकि बच्चे तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा जो सिलेबस होगा पैरामेडिकल का सिलेबस होने वाला है। तो हमने पहले बताया था, हम इसके पहले वाली वीडियो में बताया था हमने कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन आपके दूसरी तरफ से आएंगे और 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा। और जो 40 क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, हमने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर का रीजनिंग आएगा, 10 नंबर का आपका जनरल नॉलेज आएगा और 10 नंबर का आपकी इंग्लिश आएगी और 10 नंबर का मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आएगा। ये हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था और वही आज हम विस्तार से बताना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए आपका जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जैसे वैकेंसी किसकी निकली थी वो देखते हैं। जैसे कि ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और इको टेक्नीशियन, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्हीं के लिए आज हमारा वीडियो है, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है ये हम आपको बताएंगे। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। इंग्लिश जनरल ग्रामर आएगा वो आपको बताएंगे। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब आने वाला है, ठीक। दूसरा आज का हमारा जो वीडियो खास करके हमारा वीडियो आज है सब्जेक्टिव वाइज क्या है, जैसे कि आपने जिस फील्ड में फॉर्म भरा है आपने, जैसे अगर आप ओटी टेक्नीशियन है तो ओटी टेक्नीशियन की फील्ड से आपको क्या आएगा, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन अगर आपने फॉर्म भरा तो आपके एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में क्या क्या आएगा जो 60 नंबर का आज हम वो डिस्कवर करेंगे। जो 60 नंबर का आने वाला है आपका जो 60 नंबर का आएगा आज वो हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे। वो हम आज जानेंगे कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कुछ पार्ट ए और पार्ट बी टाइप का था कि हमारा कौन कौन से क्या क्या आने वाला है। तो हमने बताया आपको रीजनिंग, पहले पार्ट ए में आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और पोस्ट वाइज सब्जेक्ट आपका आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ओटी टेक्नीशियन में क्या क्या आपका आएगा, ठीक है। तो हमारा कई सारे पैरामेडिकल के यहाँ जो फॉर्म निकले तो भरा है, तो उसमें हम आज बात करेंगे कि ओटी टेक्नीशियन में क्या क्या आने वाला है सब्जेक्टिव वाइज, ठीक है। तो वो आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव वाइज क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा रूपरेखा। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव वाइज ओटी टेक्नीशियन में क्या क्या आने वाला है। दोस्तों ओटी टेक्नीशियन में आपका जो सब्जेक्टिव आने वाला है, सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले क्या आएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या आने वाला है सबसे पहले वो देखेंगे हम, जैसे आपका डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपके बॉडी के जो सिस्टम है या फिर जैसे आपके बोन्स, कौन कौन सी बोन्स आपके बॉडी में होती हैं, ठीक है, वो आपको लर्न करना होगा या फिर थोड़ा देखना पढ़ना पड़ेगा। सेल के बारे में पढ़ना होगा आपको, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, कौन सी सेल का काम क्या क्या होता है, ठीक है। दूसरा टिश्यू कितने प्रकार के टिश्यू हैं थोड़ा वो आपको पढ़ना होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना होगा। दूसरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, ये आपको सारे पढ़ के जाने होंगे, ठीक है, जिससे आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर हो जाए, ठीक। जिसमें क्या क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि यहाँ क्या क्या होता है। नर्वस सिस्टम आपको सब पढ़ के जाना है। दूसरा बोन, सेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला जो सिस्टम है वो आपका कवर हो जाए, ठीक। इसके बाद दूसरा जो है हमारा दूसरा है आपका कि सर्जरी से रिलेटेड होगा कि स्टरलाइजेशन क्या है, ठीक है, स्टरलाइजेशन पढ़ के जाना होगा आपको। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है वो पढ़ के जाना होगा आपको, ठीक है। डिसइंफेक्शन मेथड क्या है कि जो भी ओटी से हमारा डिसइंफेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए किस तरीके से ओटी को प्रॉपर क्लीन रखा जाए, ठीक है, वो आपको डिसइंफेक्शन के जितने सारे मेथड हैं वो आपको सारे पता होने चाहिए कि किस तरीके से आपको वहाँ के ओटी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर डिसकंटामिनेटेड कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको जानना जरूरी है, ठीक। दूसरा आपका है प्रोटेक्शन फॉर द सर्जरी के दौरान किन किन सावधानियों को आपको बरतना है वो सावधानी आपको देखनी है, वो पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद मेन है आपका
पोजीशन आपको देख के जानी है कि कितने तरीके के पोजीशन हो सकते, जैसे लिथोटमी पोजीशन, प्लेन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या प्रोन पोजीशन। ठीक है, ये सारे पोजीशन जितने भी पोजीशन होते हैं आपको पोजीशन आपको देख के जाना होगा कि कौन सी पोजीशन किस सर्जरी में इस्तेमाल होती है, तो वो आपको यहाँ पे पोजीशन पढ़ के जाना है। दूसरा ऑपरेटिव रिकॉर्ड, ठीक है, कि ऑपरेशन से पहले किन किन रिकॉर्डों को लिया जाता है, जैसे सर्जरी के दौरान आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स देखनी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से लिख के जानी है। ठीक है, तो पहला हमारा कुछ पढ़ के जाना है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पढ़ के जाना है, ये हमने आगे बताया आपको, ये पढ़ के जाना है। दूसरा ओटी से रिलेटेड क्या पढ़ना है, ओटी से रिलेटेड आपको स्टरलाइजेशन पढ़ना है, डिसइंफेक्शन के मेथड पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट का मेथड पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा आपको हैंड वॉशिंग पढ़ना है, हाइजीन पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें, और उसके बाद पेशेंट की किस पोजीशन में सर्जरी होनी है वो पढ़ना है, पेशेंट के फाइल के रिकॉर्ड कैसे देखना है वो पढ़ना है। ये चीज़ें आपको जान के वहाँ पर जानी होगी। ठीक है, इसके आगे दो हमारा है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किस किस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे पूछा जाएगा, किस किस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ के आने के चांस हैं, तो वो हम समझेंगे। जिसमें आपको सबसे पहला है जनरल सर्जरी, कि जनरल सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको आने चाहिए, वो आपके बाई में आप नाम उसका जानते हो, उसका काम पता हो आपको। ठीक है, तो जनरल सर्जरी में जो जो आना है वो आपको जानना है आपको। दूसरा फेस एंड नेक की सर्जरी, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो अधिकतर ओरल कैंसर बहुत ही कॉमन है, तो ओरल कैंसर में, कैंसर की सर्जरी में या फेस की सर्जरी में या नेक की सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो आपको देख के जाना होगा या पढ़ के जाना होगा। तो जनरल सर्जरी के सारे इंस्ट्रूमेंट और फेस नेक के सर्जरी के जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है वो आपको देख के जाना होगा। ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट, ठीक है, अधिकतर कैंसर सर्जरी में चेस्ट और नेक थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको चेस्ट सर्जरी में जो जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो आपको देख के जाना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसलेट सर्जरी, ठीक है, आपको ये भी देख के जाना होगा। आपको वैस्कुलर सर्जरी, ठीक है, तो ये कुछ सर्जरी हैं जिनके बारे में आपको जानना होगा। सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं ये खास है, वहाँ पे जो पूछा जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, तो आपको जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जनरल सर्जरी के, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के, ठीक है, या फिर नेक और फेस सर्जरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के नाम वगैरह आपको देख के जाना है। ठीक है, और जितने भी चेस्ट की सर्जरी में इस्तेमाल होता है वो सारे आपको देख के जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कि कौन कौन से प्रोसीजर के बारे में पढ़ के जाना है। ये तो हो गया कि इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाना है, उसके बाद कौन कौन से प्रोसीजर पढ़ के जाना है कि वहाँ पे जो जो प्रोसीजर वहाँ पे होता होगा और किस किस पोजीशन के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, तो हम इसके आगे कवर करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके आगे हम समझेंगे कि किस किस सर्जरी के बारे में वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, वो हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, हमारा हो गया था कि हमारा ओटी से रिलेटेड क्या क्या आना है। अब हमारा तो दूसरा, इसके आगे क्या पूछा जाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर, किस किस सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में आपको पढ़ के जाना है वो हम यहाँ पे डिस्कवर करेंगे। ठीक है, कि जैसे अब कैंसर इंस्टीट्यूट है तो अधिकतर वहाँ पे मोस्टली क्या है, नेक सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो आपको नेक सर्जरी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि नेक सर्जरी क्यों करनी पड़ती है, कैसे की जाती है, तो वो आपको नेक सर्जरी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा हमारा बेस्ट सर्जरी, ठीक है, जैसे मान लो मेल है तो उसकी चेस्ट सर्जरी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोरेसिक सर्जरी उस तरीके से बेस्ट सर्जरी। ठीक है, बेस्ट सर्जरी किसी में कोई फीमेल है उसकी मान लो दिक्कत हो रही है तो बेस्ट सर्जरी पढ़ के जाना है आपको। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, ठीक है, जो आंतों की जो भी जितने भी इंटेस्टाइन सर्जरी है या परफोरेशन जब हो जाता है आंत में, तो उसकी सर्जरी के बारे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल होते हैं या किस पोजीशन में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जानकर जाना होगा कि नेक्स्ट सर्जरी किस पोजीशन में होगा, कौन कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे, वो आपको देख के जाना होगा। ठीक, दूसरा गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, ठीक है, इसमें आपका एलएससीएस, जैसे आपको सीजर या फिर एलएससीएस, हिस्टेक्टमी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस तरीके की जो सर्जरियाँ होती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। गायनोकोलॉजिकल सर्जरी में क्या क्या आती है, जैसे आपका एलएससीएस हो गया, दूसरा आपका हिस्टेक्टमी हो गया, ठीक है, टोटल एब्डोमेनल हिस्टेक्टमी हो गया, दूसरा वेजाइनल हिस्टेक्टमी हो गया, तीसरा क्या है, एक्टोपिक रैप्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो सर्जरी हैं जो गायनोकोलॉजिकल सर्जरी कहलाती हैं, तो वो आपको अच्छे से देख के जाना है। दूसरा यूरो सर्जरी, तो यूरो सर्जरी किस पोजीशन में होता है कि लिथोटमी पोजीशन में होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो लिथोटमी पोजीशन में होगा। ठीक है, और यूरो सर्जरी के बारे में उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होंगे, सीआर में चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना सीआर में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये आपको देख के जाना है। और कौन कौन सी सर्जरी, जैसे कि पीसेनल होता है तो यूरो सर्जरी में होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो देख के जाना होगा। दूसरा थोरेसिक सर्जरी, चेस्ट की जो सर्जरी है आपको क्यों किस तरह से खोला जाता है या किस पोजीशन में खोला जाता है, जैसे कि मान लो थोरेसिक सर्जरी है, आपको पता होगा तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में लटाएंगे, नहीं पता है आपको तो पता नहीं किस पोजीशन में लटा दें। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि पोजीशन
बहुत ज़रूरी है। पोजीशन ध्यान रखें आप, किस पोजीशन में पेशेंट को लिटाया जाए और कौन सी सर्जरी किस तरीके से की जाती है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उस सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चेहरे उस एरिया को किस तरीके से क्लीन किया जाए या किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए ताकि सर्जरी हो पाए, तो वो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, ठीक है, जो भी आपका हेड की मतलब जो आपकी न्यूरो संबंधित सर्जरियाँ हैं वो सारी सर्जरी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, किस पोजीशन में होगा, उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, ये चीज़। दूसरा, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पढ़ के जाना है कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या इस्तेमाल होगा। उसके बाद पीडियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि एडल्ट सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक, उसके बाद ईएनटी सर्जरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आँख नाक जिसको हम कहते हैं, तो आपको ईएनटी सर्जरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ ये सर्जरी इंपॉर्टेंट है। सर्जरी का इसमें क्या क्या देखना है, सर्जरी की पोजीशन देखनी है, सर्जरी में के कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होने हैं वो देखना है आपको। ठीक है, सर्जिकल साइट देखना है आपको, मेन चीज़ सर्जिकल साइट देखना है और सर्जिकल साइट को किस तरीके से क्लीन किया जाए या किस तरीके से प्रॉपर तैयार किया जाए उस एरिया को जहाँ पे केस करना है। ठीक है, या परफोरेशन की सर्जरी हो गई तो किस तरीके से उसको हम तैयार करें, प्रिपेयर करें, कितनी देर पहले पेशेंट को निलोरली करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ के जाना होगा। ठीक है, दूसरा इसके बाद आएगा कि एनेस्थीसिया, जो आपका अगला पार्ट है, या एनेस्थीसिया से पूछा जाएगा कि किस एनेस्थीसिया द्वारा ये सर्जरी की जाएंगी। ठीक है, तो अगला हमारा जो इसके आगे वाला जो टॉपिक है या अगला जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा एनेस्थीसिया। ठीक है, इसके अगला हमारा पूछा जाएगा कि एनेस्थीसिया कितने टाइप के एनेस्थीसिया है। ठीक, इसके बाद हमारा पूछा जाएगा एनेस्थीसिया कि कितने तरीके की आपको एनेस्थीसिया है, कौन कितने टाइप के एनेस्थीसिया होती है और कितने टाइप के एनेस्थीसिया में क्या क्या इस्तेमाल होता है वो पूछा जाएगा। तो इसके आगे हम वो देखते हैं या पता करते हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये मिटाते हैं, इसके आगे हम एनेस्थीसिया के बारे में देखेंगे। तो हमारा इसके पहले था कि कौन कौन सी सर्जरी वहाँ पे परफॉर्म होगी या किस किस सर्जरी के बारे में पढ़ के हमको जाना है। ठीक है, अब उसके आगे ये है कि जो सर्जरी हो रही है वो सर्जरी किस एनेस्थीसिया या किस बेहोशी के द्वारा की जाएगी। तो हमें बेहोशी के बारे में पढ़ के जाना है कि बेहोशी क्या, कौन कौन सी बेहोशी होती है, कितने टाइप की बेहोशी होती है। तो हम समझेंगे कि एनेस्थीसिया क्या क्या है। एनेस्थीसिया क्या है, जिससे पेशेंट की कॉन्शियसनेस को दूर किया जाता है या पेनलेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया दो तरीके की होती है, जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो बनाएंगे, समझेंगे उसमें कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है और रीजनल एनेस्थीसिया क्या है। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ के जाना है जो जो एग्जाम में आना है। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया के बारे में हमको पढ़ के जाना है कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होता है, ओटी से तैयार कैसे किया जाता है, या सर्जरी या उसको कौन सी ट्यूब पड़ती है, तो ये सब जनरल एनेस्थीसिया में देखा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल का मतलब एक पार्ट वाइज। ठीक है, पार्ट वाइज एनेस्थीसिया, जैसे कि हमारा अपर लिम्ब, अगर अपर लिम्ब में सर्जरी हुई तो अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब में सर्जरी हुई तो लोअर लिम्ब को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कुछ हमारी जो रीजनल एनेस्थीसिया है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो रीजनल एनेस्थीसिया सबसे पहले हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो कि बहुत ही कॉमन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया कब कब इस्तेमाल होता है वो हमको पढ़ के जाना है। जैसे हमारा गायनिकोलॉजी की सर्जरी होती है अधिकतर हमारा, या लोअर लिम्ब की सर्जरी के लिए हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कितनी सर्जरियाँ हैं, 5-6 सर्जरी यहाँ पे है। स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, कि उसमें किस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या किस की पोजीशन में बैठा के लगाते हैं या कैसे लगाते हैं। तो स्पाइनल सर्जरी, स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में पूरा पढ़ के जाना है, किस दवा का इस्तेमाल होता है, कैसे करते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, और कौन सी दवा मेडिसिन दी जाती है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है आपकी कैडल एनेस्थीसिया, कैडल एनेस्थीसिया किस तरीके से दी जाएगी वो आपको पढ़ जाना है। लोकल एनेस्थीसिया क्या है, जिस पार्ट में सर्जरी की जा रही है या जिस पार्ट को सर्जरी करनी है या उसी एरिया को, या जहाँ पे सर्जरी करनी है उसी एरिया को केवल आपको सुन करना है या एनेस्थीसिया देनी है, तो आप उसका लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करेंगे। अब लोकल एनेस्थीसिया में कौन सी दवा इस्तेमाल होती है, जैसे लिग्नोकेन 2% या लिग्नोकेन 5%। तो इस तरीके से आपको उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होगी। टॉपिकल एनेस्थीसिया किस सरफेस पे होनी है वो आपको। तो कुछ सही एनेस्थीसिया से जो पार्ट ये है, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ के जाना है। रीजनल एनेस्थीसिया में आपको ये 5 एनेस्थीसिया, जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ठीक है, कैडल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, इन सब 5 चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वहाँ पे, जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, यही एग्जाम में आपके आने वाला है, इसी वजह आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद ये होता है कि ये तो एनेस्थीसिया हो गया। अब एनेस्थीसिया से पहले पेशेंट को तैयार कैसे करें। ठीक, ये हमारा दूसरा टॉपिक होता है कि प्रिपरेशन ऑफ एनेस्थीसिया। प्रिपरेशन ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक, अब
एनेस्थीसिया कौन सी एनेस्थीसिया देनी है, उसकी तैयारी को कैसे करनी है। जनरल एनेस्थीसिया देनी है अगर पेशेंट को, ठीक है, तो क्या क्या हमको तैयार करना होगा उसके लिए कि हमको लाइलेंजोस्कोप रखना होगा वहाँ पे, ईटी ट्यूब रखना होगा हमको वहाँ पे, एम्बू बैग रखना होगा हमको वहाँ पे, सक्शन मशीन, सक्शन कैथेटर रखना होगा वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखना होगा कि हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कि सर्जरी के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये आपको पढ़ के जाना होगा वहाँ पे, ठीक। दूसरा, स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। स्पाइनल एनेस्थीसिया कि उसमें कौन सी आपकी आती है कि निडल, स्पाइनल निडल कौन सी लेनी है या कितने टाइप की होती है, वो आपको देख के जाना है, ठीक है। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, बुप्रोकेन करते हैं या एनाविन हैवी करते हैं, क्या करते हैं, वो आपको देख के जाना है। तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि किसी भी पेशेंट को सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना है, वो आपका एग्जाम में आएगा और आपको वो वही पूछा जाएगा, वो आपको तैयार करके जाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ओटी टेक्नीशियन का जो सिलेबस है, जो 60 नंबर का आने वाला है। 40 नंबर का हमने आपको बता दिया था कि 40 नंबर में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल एप्टीट्यूड, ये चार पार्ट आने वाले हैं जो 10 नंबर का आएगा। दूसरा आपका जो सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में क्या कहाँ से आने वाला वो भी हमने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है, कि पहला पार्ट होगा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या है कि उसी में कि ओटी से रिलेटेड आपका ऐसे इन्फेक्शन से रिलेटेड हो गया आपका, कि आपको किस तरीके से डिसइंफेक्ट इन ओटी को आप क्लीन रखेंगे प्रॉपर तैयारी से, ठीक है, वो हो गया। दूसरा उसके बाद था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट के हमने बता दिया किस सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट आपको वहाँ पे पढ़ के जाना है या देख के जाना है, ठीक। दूसरा चौथा उसके बाद क्या बताया था हमने, उसके बाद बताया था कि कौन कौन सी सर्जरी पढ़ के जानी है आपको, नेक की सर्जरी, थ्रोट की सर्जरी या थोरेक्सिक सर्जरी पढ़ के जाना है, वो हमने बताया। उसके बाद आपको एनेस्थीसिया पढ़ के जाना है कि कौन कौन सी एनेस्थीसिया आपकी कहाँ पे इस्तेमाल होनी है और कितने तरीके की आपकी एनेस्थीसिया होती है, ठीक है। और उसके बाद आप पेशेंट को एनेस्थीसिया से पहले तैयार कैसे करें, ये हमने आपको बताया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप एनेस्थीसिया या यदि आप ओटी टेक्नीशियन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।